सभी साथियों को नमस्ते। एक बार फिर से हम मिलते हैं आपके इसी CMPC चैनल पर। देखिए, इस क्लास के अंदर मैंने ख़ास तौर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ मैंने लीनियर भले ही लिखा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का संपूर्ण पाठ मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर इस वीडियो को आप ठीक से देख लेते हैं तो आपको भविष्य में अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपके बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। मैंने संपूर्ण अवकल समीकरण जो कि ग्रेजुएशन के अंदर भी चलता और शॉर्ट लेवल पर आपके 11th-12th लेवल पर चलता है, तो मैंने खास तौर से ग्रेजुएशन पार्ट लिया है ये। और ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो है ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मैंने इसके अंदर हर एक फॉर्मूले को अलग अलग कंप्लीट कर लिया है और हर फॉर्मूले से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सेपरेट किए हैं। अब आपके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा। इस वीडियो को एक बार आप एक साथ देख लेते हैं बिना स्किप किए तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब संपूर्ण डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दें चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन और जो पैटर्न लिए हैं आपको पेपर के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पैटर्न से कहाँ से बने हैं और वो क्वेश्चन टफ थे या इजी थे। एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने इसमें ब्रॉड लेवल पर टॉपिक लिए हैं, ध्यान देना। अगर वो ब्रॉड लेवल पे टॉपिक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान के चलें कि उसके बाद में, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे वो पूरे के पूरे लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इसलिए ये अगर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अवकल समीकरण का एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। अवकल समीकरण के अंदर सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लोग अभी तक पहले नहीं जानते या जिनको जीरो से स्टार्ट करना है, मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर अवकल समीकरण की बात करें, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको मालूम होगा कि इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है dn प्लस P1 dn-1 प्लस P2 dn-2 प्लस Pny इक्वल टू Q एट हियर थीटा इक्वल मतलब Q इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये Q जो है ना यहाँ पर जो भी, क्योंकि इसने लिख दिया कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये आपके Q इसमें 0 माना जाएगा। एक यहाँ पर कैपिटल D का मतलब आप भूले नहीं, D मतलब ऑपरेटर है, ये अवकल संकारक d/dx d² इक्वल टू, आप इसको भी, ये इक्वल नहीं, ध्यान देना है ना, ऑपरेटर है, तो d2/dx 2 d³ इक्वल टू d3/dx 3, इस तरीके से चलता है। तो इसको अगर हम dy लिखें तो dy/dx कहलाएगा, d2y लिखें तो d2y/dx 2 एंड सो ऑन। एक जनरल नोटेशन है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं। देखिए, ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि d sin x, मतलब आपको इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है cos x, d2 मतलब साइन का डबल डेरिवेटिव माइनस साइन x, d³ ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस cos x। ध्यान देना, एक तो ये d आता है, फिर 1/, में आता है अगर d, 1/d का मतलब साइन x का आपको इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन माइनस cos x। अगर डबल लिखा 1/d² है तो डबल डेरिवेटिव आएगा। इस तरीके से आपके ये बेसिक नोटेशन है, वो आप ध्यान में रख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर मेन पार्ट की तरफ। डिफरेंशियल इक्वेशन जब सोल्व करते हैं, मैंने पैटर्न तो बता दिया कैसा होता है। इसके अंदर हमारे जनरल सॉल्यूशन जो कहलाता है, व्यापक हल, तो वो होता है y बराबर CF प्लस PI। ठीक है, CF प्लस PI आपके एग्ज़ाम में या तो CF पूछा जाता है या फिर PI पूछा जाता है। इन दोनों को
जैसे ब्रॉड लेवल पे जैसे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो उनके डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है तो वहाँ तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो पेपर आते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसमें सीएफ या पीआई दोनों अलग अलग कोई भी एक पूछा जाता है। तो ये आपका व्यापक हल का जो फॉर्मूला है, आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पूरक फलन प्लस पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट हल या विशिष्ट समाकल। अब इसके अंदर क्यू बराबर 0 होने पर आपके पी, अगर इधर क्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ध्यान देना, तो उस केस में जो अवकल समीकरण होता है ना मैन मानक, ये आपका, तो ये क्यू अगर 0 है तो उस केस में आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, केवल सी एफ ही हमारा वाई का मान होगा। अब ध्यान देना, केस फर्स्ट m बराबर m1 m2 mn, अगर सभी रूट, हमें इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एफ डी वाई होता है उसको अपन एफ डी इक्वल टू 0 करते हैं और उसकी सहायक समीकरण लिखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें डी को अपन m लिखते हैं स्मॉल m और एफ एम इक्वल टू 0 करते हैं, और इससे आपके m की अलग अलग वैल्यू आती है m1 m2 m3, गुणनखंड करने और कुछ भी नहीं है ना। अब इसके अंदर पहली बात आती है केस फर्स्ट, कि जब सभी मूल अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में आपका ये सी एफ क्या कैसे होगा, C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x प्लस Cn e पावर mnx, ऐसे सब अलग अलग हो जाएगा, ये आपका सी एफ। अगर कोई मूल समान है, जैसे आपके m1 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 और m2 तीन मूल समान हो गए, ठीक है, तो सी एफ क्या बनेगा, C1 प्लस C2x प्लस Cn एक्स स्क्वायर और e पावर m1x, ये जो तीनों समान मूल थे वो आपके एक ही बार में e पावर mnx में बाहर आ जाएंगे, और अंदर आपके C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर दो ही मूल समान होते तो ये केवल दो टर्म ही रहती, अगर तीन की जगह 4 होती तो यहाँ C4x³ बन जाता है, ठीक है, और m2 अलग मूल है इसलिए C4 e पावर m2x लिखा। ये तरीका आपके ध्यान रखना, रूट्स अलग अलग होकर के और आप CF जो निकालेंगे तरीका होगा। अब इसके अंदर आपके एक चीज और है, तीसरा स्टेप, यूं तो बहुत सारे हो सकते हैं, अपने को 3 स्टेप ही याद रखने हैं, केवल ये तीनों ही। ये तीसरा आ रहा है, जब इसके अंदर मूल समिष्ट हो, कॉन्जुगेट हो, यानी m बराबर एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हो, तो उस केस में CF बराबर क्या बनेगा, C1 e पावर एल्फा प्लस आइटा बीटा x प्लस C2 e पावर एल्फा माइनस आइटा बीटा, और इसको जनरली इस रूप में नहीं लिखा जाता है। आंसर में आपके या तो CF इक्वल टू ये बनता है, कैसे, एल्फा और बीटा है देखना, तो C ये e पावर एल्फा x को तो पूरा बाहर कर दिया, और जो कॉम्प्लेक्स था कॉन्जुगेट आइटा वाला उस पोर्शन को क्या लिखा, C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये लिख दिया। हम जनरली इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे, कहीं कहीं इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, C1 e पावर एल्फा x कोस बीटा x प्लस C2 C1 e पावर एल्फा x साइन बीटा x प्लस C2। ये 3 केस अपने को सहायक समीकरण के बेस पे याद रखने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने जनरल स्टेप बता दी थी ताकि आपको पता चल जाए। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले रखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ध्यान, आपको पता है कि ये वाई सब बाहर लेकर के इसको अपन डी क्यूब माइनस 3d, ये 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर सहायक समीकरण निकालना है, ध्यान देना, देखो q बराबर 0 यहाँ पे, तो अपने q 0 तो पी तो 0 हो जाएगा, पी निकालना ही नहीं है, ठीक है ना। अब सहायक समीकरण क्या बन जाएगी, एक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m पुट करना, m क्यूब माइनस 3m² प्लस 4। अब इसके फैक्टर करने में कोई दिक्कत है नहीं, तो ये m की 3 वैल्यू आ गई आपके 2 2 माइनस 1। देखिए दो सेम वैल्यू आ गई, जब सेम वैल्यू आ गई तो CF क्या बनेगा, C1 प्लस C2x, और ये 2 जो है वो e पावर 2x बार बन जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था m1 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 के हिसाब से, और ये -1 अलग था, तो C3 e पावर माइनस 1x, जो वैल्यू होती वो e की पावर में x का गुणांक बनती है।
तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? यूँ तो आपको पता है कि जो फाइनल सॉल्यूशन जो होता है y इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI होता है, लेकिन Q जीरो होने से आपके PI जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके PI बराबर जीरो हो गया। उस केस में आपके y इक्वल टू CF बनेगा। तो ये जो आपके ऊपर आए यही आपके आंसर होगा। एक बार तरीका अगर समझ में आ जाता है तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिया मैंने, d4 प्लस 2d³ प्लस 3d² प्लस 2d प्लस 1y बराबर 0। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी Q जीरो, तो PI तो आपका जीरो हो गया। अब आपका सहायक समीकरण निकालेंगे तो D की जगह आपको M पुट करना, ये आपके सहायक समीकरण बना। तो ये अब देखो गुणनखंड तो करना आपको आना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं RPC के, उसके अंदर ऐसे टफ नहीं आते हैं, बिल्कुल टेक्निकल आते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे आते हैं जो। तो ये इसका होल स्क्वायर बना और M के आपके 2 वैल्यू बन गई, मतलब कुल 4 वैल्यू बन गई। तो इस बेस पे इसने y इक्वल टू ई पावर ये अल्फ़ा बाहर रख दिया और C1 प्लस C2x कोस रूट 3/2x प्लस C3 और प्लस C4x, क्योंकि ये दोनों -1/2 सेम था तो इन दोनों के लिए ये चीज़ सेम लिख दी। और रूट 3/2 दोनों में वापस सेम था, तो इसलिए ये कोस रूट 3/2x दोनों में आ गया और इधर भी साइन आ गया। ये इसका तरीका रहेगा जब ये कॉम्प्लेक्स में हो तो। एक अब चलते अपन आगे। अब यहाँ आप ध्यान से अगर देखें तो d² प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू Q। अब यहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारा पैटर्न बदल गया है। अभी तक तो हमारा केवल CF से काम चल रहा है, लेकिन अब आगे चेंज होगा। तो जैसे ही ये चीज़ आती है, देखिए Q नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो अब मैं आपको इस Q, क्योंकि देखो जो CF तो सबके अंदर सेम बनेगा, सब में आपको सहायक समीकरण निकालना। उसी तरीके से M का मान निकाल लिया -1 -2 और CF निकाल लिया, तो ये आपके दोनों अलग अलग वैल्यू थी। तो C1 e पावर -x प्लस C2 e पावर -2x बन जाएगा। ये आपके CF आ गया। अभी तक अपन PI जीरो बता रहे थे क्योंकि Q जीरो था, लेकिन अब आपके PI निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकल। अब इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको, अब क्योंकि यहाँ पर आपके अलग अलग टर्म होगी, कभी एक्सपोनेंशियल होगा तो कभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो कभी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से अलग अलग टर्म होगी, कभी हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। तो इन सभी के लिए क्या करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आगे का पूरा पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करें, और PI का जो फॉर्मूला होता है, अब आपको इससे अच्छी तरह फैमिलियर हो जाना, 1/FD × Q। ये आपके फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। आगे बढ़े जी। जब कभी Q का मान मैंने छोड़ रखा, अब Q का मान अलग अलग आएगा यहाँ पे, तो जो आपका फलन है FD है ना, FD का मतलब ये वाला जो फलन आप यूज़ कर रहे थे, ये पूरा FD है। तो ये FD यहाँ नीचे आएगा हर बार, ध्यान देना। ठीक है, अब पहला 1/FD e पावर ax, जब e पावर ax हो तो 1/FA e पावर x, और दूसरा इसी से इन दोनों को एक साथ याद रखें, 1/FD e पावर x, तो 1/psi xr फैक्टोरियल r e पावर ax, fa इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ जब 0 हो तब ये काम मेरे नाम। इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी आप कभी एक बार खाली इसको याद रख लें, देख लें। अभी मैं फिर से लेके आऊँगा इसको। फिर अगला है तीसरा 1/FD साइन हाइपरबोलिक x और 1/FD कोस हाइपरबोलिक x। जब साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक हो तो आपको d, ये जो है ना FD की जगह क्या लिखना है, a² लिखना है। बस डायरेक्ट ही ध्यान रखें, d की जगह a² लिख देना, इससे आपके ये दोनों ही फॉर्मूले काम आ जाएंगे। लेकिन कभी
एफ ए, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो चल रहा था। हर हर मतलब हर फॉर्मूले के अंदर दो कंडीशन बनेगी, एफ ए नॉट जीरो, एफ ए जीरो, एफ ए स्क्वायर नॉट जीरो, एफ ए स्क्वायर नॉट जीरो, और ये दोनों तो साइन कोस के लिए था। और ये जब एफ ए स्क्वायर जीरो हो तब आपको साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक की जगह ये वैल्यू पुट करनी, जो आप जानते हैं ये फॉर्मूले। अगर नहीं जानते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 4 फॉर्मूले हुए। फिर मैं 5वें फॉर्मूले की बात करूं, ये आपके 5वां फॉर्मूला है जिसमें 1/f(d²), ध्यान देना, और मतलब यहाँ आप d² लिखेंगे और साइन एक्स और कोस ए एक्स हो। अभी तक कोस और साइन में हाइपरबोलिक था, अति परवलिक फलन थे। ए एक्स हो तो आपको d² की जगह क्या लिखना है, -a²। d² की जगह ध्यान देना, जबकि हाइपरबोलिक के अंदर d की जगह a² था, ध्यान देना। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, और d² की जगह -a² पुट करना है। यहाँ गलती होने की चांसेस है, सवाल करेंगे तब बताऊंगा, मैं भी लेके आ रहा हूँ सभी, अभी इसी में करेंगे सब आगे। और ये कब, जब f -a² नॉट इक्वल टू जीरो। अब लेकिन ये तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, अगर मान लो आपने -a² रखा ने, जीरो हो गया नीचे, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये 6 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/d² प्लस a² होल पावर n कोस ax, और 1/d² प्लस a² होल पावर n साइन ax, साइन कोस के। ये पैटर्न दोनों में सेम है, ध्यान देना, -1 होल पावर n, -1 होल पावर n, xn फैक्टोरियल n 2a होल पावर n, 2a होल पावर n। ये कोस ax प्लस n पाई बाई 2 कोस है तब, और साइन वाले में साइन ax प्लस n पाई बाई 2, ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, जब ये ऊपर वाले, जब ये इसमें, जब तक ये जीरो नहीं हो तब तक तो यूज़ करें, और ये जैसे जीरो हो जाए तो फट से आपके दिमाग में ये आने चाहिए। ठीक है, अब आता है अगला 7वां पैटर्न, और ये जो है आपके 1/f(d)x पावर n, ये आपके क्या हो गया, पॉलिनोमियल। ध्यान देना, ये आपके पॉलिनोमियल है, बहुपद। तब उस कंडीशन में आपको द्विपद प्रमेय यूज करनी है, 1 प्लस -5d होल पावर n, यानी कि ये 1 प्लस x पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2x² प्लस ये वाली, ये थ्योरम यूज़ करके इसको करेंगे। ठीक है, सब की चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा हर एक को कैसे यूज़ करते, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सवाल भी मैं इसमें जो बता रहा हूँ उतने ही करने, ज़्यादा करने नहीं है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। फिर चलते अपन 7वें के बाद में 2 फॉर्मूले और है, ये 8वां 1/f(d) e पावर ax v इक्वल टू e पावर ax और 1/d प्लस a v। ध्यान देना, यानी 2 फंक्शन होंगे e पावर ax v, और तो ये जो e का जो पावर में गुणांक है, x का गुणांक है, वो d में जुड़ेगा और v यहीं रहेगा, और उसके बाद पुराने वाले तरीके से करेंगे। और v क्या है, v इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना। कैसे, जैसे आपके ये एक्स वी, भले इसका वाला लो, इसका वाला लो, ये वी साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो सकता है। फिर है 9वां 1/f(d) x डॉट वी। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ई था और यहाँ इसने एक्स डाल दिया है। वी कोई फंक्शन होता है एक्स, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये एक्स वी की जगह साइन कोस, है ना, ये x² कोस, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा हो तब आपको ये लगाना है फॉर्मूला x माइनस f(d)/f(d) 1/f(d) v। आपको याद आ रहा है, ये बहुत खास चीज़ है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जिन लोगों ने अभी जो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको याद होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। और मैंने जब पूरा कोर्स पिछले सेशन में करा रखा था, ये तो मैंने फिर से नए सिरे से शुरू किया है, नए सिरे से चालू किया है वापस।
आपको लगता होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इनको कैसे याद रखेंगे। मैं आपको अलग अलग तरह के जब क्वेश्चन इसमें लेकर के आऊँगा, तब उसमें आपको पता चलेगा कि किस कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको आरपीएससी भी 2022 के अंदर डायरेक्ट पूछा था। इसके अंदर इसमें इसने क्या कर रखा था, इस चीज़ को 1/FD को इसने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था और कुछ भी नहीं किया है। और इसका मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यूँ तो मैंने सारा का सारा कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करा रखा है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स का। एक कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ रखी, मैंने फिर से भी स्टार्ट किया नए सिरे से। लेकिन इसके अंदर ख़ास बातें, काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि सर आपका कोई ऐप है या आपका कोर्स कितने में मिलेगा, कितने में ख़रीदना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स बिल्कुल ध्यान रखना फ्री है, आपको कहीं कुछ भी नहीं खरीदना है, सब कुछ निःशुल्क क्लास ले रहा हूँ मैं आपके लिए, केवल सेवाएं हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर को फ़ायदा होगा। देखिए, मेरे तो कोई इसके अंदर फ़ायदा नहीं, मैं केवल आपकी सेवा मात्र कर रहा हूँ, आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, बस यही मेरा फ़ायदा है। तो ये फॉर्मूले अब कैसे यूज़ करते हैं, जो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। हम चल रहे थे इस क्वेश्चन पर, हमने यहाँ इसको लेकर के ने सहायक समीकरण निकाला, CF निकाला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे को विशिष्ट समाकलन यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, और मैंने कहा कि ये 1/PI के लिए 1/FD, क्यों ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ FD की जगह हमारे कौन बैठेगा, D² 3D 2 वाला, ये वाला पोर्शन पूरा बैठेगा, और यहाँ Q की जगह e⁻x। अब यहाँ देखें आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग फैक्टर कर दिए हैं। ठीक है, आप नहीं करें तो भी चलेगा, आप या x का जो गुणांक है वो आप इसमें d की जगह पुट कर दें। बाद में भी मैंने यही किया यहाँ पर, और ये आपके 1/6 e⁻x आ गया, ये आपके PI आ गया, देख लीजिए। और y = CF + PI, और ये y = CF और PI दोनों मिला करके इस पूरे का सॉल्यूशन हो गया। CF इससे निकलेगा, PI इससे निकलेगा। इस Q का यूज़ कहाँ किया आप देख लेना। मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है, तो ये कौन सा वाला पोर्शन था, ये पहला वाला फॉर्मूला 1/FD e⁻x। तो ये A जो था मैंने D की जगह पुट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जब ये कब तक कर सकते हैं, जब तक कि FA ≠ 0। ठीक है, ध्यान देना, मैंने फैक्टर यहाँ पर इसीलिए किया था। अब चलते अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूरा मेन FD वाला पोर्शन और ये Q वाला पोर्शन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक्सिलरी इक्वेशन पूरा निकाल लिया। आपके m के कितनी 4 वैल्यू आएगी, आपको मालूम है कि 4 पावर वाला सहायक समीकरण बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके ये 4 वैल्यू आ गई, ये 3 समान मूल है, और 3 समान मूल हो तो तरीका बताया मैंने CF डायरेक्ट लिखने का, 1 1 1। तो ये 1 तो केवल एक बार e⁻x में 1x बैठेगा, मैंने यहाँ 1 लिखा नहीं है। और अंदर जो है वो C1 पहला प्लस C2, इसके साथ में x लगाएंगे, और तीसरे के साथ में C3x²। अगर एक और 1 होता तो यहाँ C4 प्लस में C4x³ लगा लेते। ये आपके, और ये -2 था तो ये C4 e⁻² कर दिया। मेरे हिसाब से CF निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हो सकता है आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि तरीका तो वही है, लेकिन बिल्कुल स्टॉप, आप रुक जाएं यहाँ। अगर स्किप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक जाएं। क्यों, क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग चीज़ें ध्यान रखना। जो आपने यहाँ वैल्यू पुट की थी इसके अंदर, ये वाला e की जगह, तो आप देख रहे होंगे कि e क्या गुणांक, x का गुणांक यहाँ 1 है, तो हम तो d की जगह पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ होगा, ध्यान देना। कैसे, PI = 1/FD Q और 1/D+2 D-1³ e⁻x। ध्यान देना। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे खास बात, हमने जो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये x का गुणांक 1, मैंने कहा ना यहाँ जो होता है वो अपन d की जगह पुट करते हैं। तो यहाँ तो आपने d की जगह 1 पुट किया,
तो ये तो 0 नहीं हो रहा, 3 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डी की जगह इसका x का गुणांक अगर 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये सेकेंड वाला 2 1/f/d(x) 1/psi a x r फैक्टोरियल r e⁻ax, कब, जब fa = 0। अभी 0 हो रहा, देख लो आप। तो ये 1/psi a क्या है, psi a तो आपके ये हो जाएगा 1 + 2, ये आपके psi a, ठीक है ना। a की जगह नया फंक्शन बन गया, मतलब जिस सीधी सीधी भाषा में बात करें अपन तो यार कि यह गुणांक था जिसमें रखने से 0 नहीं हो रहा, उसमें तो 0 रख दो, तो ये आपके 3 बन जाएगा। और बाकी x r/फैक्टोरियल r, तो r यहाँ पर क्या है, r आपके यहाँ पर पावर 3 है, तो ये x r/फैक्टोरियल r, ये x r/फैक्टोरियल r, तो ये आपके 3 पावर थी इसके ऊपर, ये 3 r हो गया, ये r और बाकी e⁻x ऐसे ही। तो ये आपके देखो एज इट इज सोल्व किया, तो 1/18 x³ e⁻x बन गया। ये ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर आपके काम आगे, ध्यान देना। तो और फाइनली आपके y = CF + PI, और ये y = ये CF और ये PI आ जाएगा पूरा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले दोनों कैसे काम में लेते हैं मैंने बता दिए, दोनों ही तरीके। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो d-1² d² + 1² y = e⁻x, और ये आपके एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, m का मान 1 1 ± आइटा ± आइटा। तो CF तो आपके इस हिसाब से निकल जाएगा, CF में कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पर भी वही बात, x का गुणांक 1 है। तो देखिए 1/f/d(q), ये f d पूरा, ये q। ध्यान से अगर देखो तो अगर 1 इसमें रखते हो, 1 की जगह d की जगह 1 रखते हो, तो ये तो आपके 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें तो रख सकते हैं ना, तो आप इसमें d की जगह रख दें, ठीक है 1। तो ये देखो 1 + 1², और अब ये क्या बन गया आपके, ये वही चीज़ xr, ये आपके r की वैल्यू, क्योंकि इसमें रखने से 0 हो रहा है, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो आपने जिसमें 0 नहीं हो रहा वो तो बन गया आपके psi a, नहीं ये x r/फैक्टोरियल r, तो ये आपके r का मान 2 है, ठीक है। तो ये x r/फैक्टोरियल r e⁻x, तो ये वैल्यू आ गई आपके y = CF + PI। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर अलग चीज, d² - 1y = cos हाइपरबोलिक x, ध्यान देना। तो इसका काम तो PI के लिए अपन पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इससे m के 2 मान आ गए +-1, तो CF में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ PI निकाले हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी कि कोस हाइपरबोलिक x, यहाँ d² - 1, और हमने यह जो थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले की बात की थी 1/fd साइन हाइपरबोलिक और 1/fd कोस हाइपरबोलिक। तो d की जगह आपको क्या पुट करना था, a²। कब तक करना, जब तक कि 0 नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख लो d की जगह आप ax, यानी कि यहाँ पे a1 है, तो 1² यानी कि 1 1 - 1 0, मतलब आपके ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं, 0 हो गया। तो fa² जब 0 आए तब आपको साइन और कोस दोनों हाइपरबोलिक हो, तो उनकी जगह अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, e⁻x वाले इनके फॉर्मूले। और वही हमने यहाँ पर ये किया है, देख लो आप, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर इसके आप फैक्टर कर लें, d+1 d-1, और यहाँ से इसको ब्रेक कर लें अलग अलग। फिर ये वही वाली बात, 1 रखा इसके अंदर, तो ये तो psi a बन जाएगा, और ये x r/फैक्टोरियल r बन जाएगा। इसके अंदर ये आपके psi a बन जाएगा, और ये x r/फैक्टोरियल r बन जाएगा। और फिर उसी तरीके से x/2 को बनाया, और ये वापस वही टर्म आए, तो ये साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा। मतलब e⁻x वाला तरीका वापस वही जो अपन ने पहला और दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ किया वही काम आ जाएगा इसके अंदर। e⁻x में कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, यस। अभी तक जो चीज़ अपन ने पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, तो ये मैंने 8 क्वेश्चन
जो जो पैटर्न बताया उसके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। आप आराम से इससे एक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपके सब जो मैंने बताए वो सारे के सारे आप इनसे पीआई निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करें और इन क्वेश्चंस के लिए आपके ये आंसर है, आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो पैटर्न मैंने अभी तक बताया वो पर्याप्त है। ये आपके क्वेश्चन और ये इनके आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर भी अपन खास तौर से पीआई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है पीआई की। ठीक है, तो उसके अंदर अब जो है ये साइन ए एक्स और कोस ए एक्स जो मैं आपको ये इसके अंदर बता चुका हूँ फॉर्मूला नंबर 5 के अंदर। ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, 1/f(d²) साइन ए एक्स। तो ये साइन ए एक्स और कोस एक्स जब हो तब अपन इसके अंदर क्या करते हैं ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। दोनों ही फॉर्मूले को ठीक से आप ऑब्जर्व कर लें। 1/f(d) साइन ए एक्स कोस एक्स, तो 1/f-a² साइन ए एक्स और 1/f-a² कोस ए एक्स। ये इसके अंदर खास तौर से आपको ध्यान रखना है। चेंज कुछ भी नहीं, ध्यान रखना साइन का साइन ही है और कोस का कोस ही है। ध्यान रखें, मतलब चेंज नहीं कर देना इसके अंदर, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि d यानी कि d² की जगह आपको -a² पुट करना है। ये तो मैंने fd लिखा है, ध्यान देना। ठीक है, वास्तव में यहाँ पर आप अगर चाहें तो एक काम करें, भले यहीं पर सेट कर लें आप d², कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये d² की जगह -a² पुट करना है, ध्यान देना। अब और ये दोनों कब, जबकि f-a² नॉट इक्वल टू 0। अब इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे देखिए। d³ + d² - d-1y इक्वल टू cos 2x। पता है आपको कि इसकी जगह तो पूरे एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, सहायक समीकरण, और m के 3 मान आ गए, 1 -1 -1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। CF C1e⁻x एक बार, फिर ये दोनों सेम वैल्यू है तो समान रूट के लिए C2 + C3x और e⁻x। आप चाहें इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ये पहले लिख सकते हैं और C1 को लास्ट में या C2 मतलब कांस्टेंट में आगे पीछे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चलते हैं अपन पीआई के लिए। पीआई में क्या ध्यान रखना है, यहाँ हमारे चक्कर क्या पड़ गया, देख लो Q क्या बन गया। Q जो है वो आपके cos 2x से, ध्यान देना, Q = cos 2x ये बन गया। तो इस केस में 1/fd फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/fd cos 2x। fd की जगह हमने इसके जो फैक्टर कर रखे हैं ये आप यहाँ कर लें, आप चाहें तो फैक्टर करें। ठीक है, जैसे 1/d+1 d² - 1 फैक्टर तो अपन कर ही चुके, वैसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो cos 2x, और हमने इसमें क्या कहा था कि हम जो फॉर्मूला मैंने बताया कौन सा लगेगा, ध्यान देना। आप भले इसका गुणा करें न भले इसको डायरेक्ट रखें, हमने इसके अंदर ये पढ़ा है कि d² की जगह -a² पुट करना है, अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है ना, फॉर्मूला जो था इसके अंदर ये d² = -a², और a कौन सा, साइन ax cos ax, तो ये गुणांक x का। तो ये यहाँ इसके अंदर क्या है, x का गुणांक 2 है, तो ये 2² बनेगा। तो d² जहाँ जहाँ पर भी है 2² लिख देंगे अपन, देख लो ये d² था तो ये 2² का मतलब -a² है ना, d² = -a² था, ध्यान से देख लेना ये है ना। तो उस हिसाब से यहाँ -4 हो गया, और इसमें d³ था तो इसको d³ को क्या लिखा, d.d², और d² की जगह आपको क्या लिखना है, -4 -a², तो ये -4d -4d-1 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। अभी देखना एक चक्कर पड़ेगा, यहाँ जो कंडीशन बन रही है नीचे वाले को सोल्व किया तो ये इस तरीके की टर्म आई, और 1/-5 1 में और d+1 बच गया। अब इसका क्या करेंगे, हम तो केवल यही जानते हैं कि d² की जगह -1 पुट कर सकते हैं, तो हमें इसमें नीचे d² बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, ऊपर नीचे
डी माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे डी स्क्वायर माइनस वन बन गया, ऊपर डी माइनस वन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में, तो ये -4 आ गया, -4 -1 आ गया। इसको आप बाहर ले आएँ तो ये आपके पूरा 1/25 हो गया। अब cos 2x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो cos 2x का 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का तो माइनस cos 2x, लेकिन d से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इस d से इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है ना। cos 2x का एक बार किया तो ये माइनस का 2 sin x बन जाएगा, ये आपके पी बन गया। आ गया समझ में। अब एक बात आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने इसमें पूरा कराया, तो फिर आरपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं वहाँ पर क्या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्या आप ऐसे सोल्व करेंगे वहाँ? इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया, आपके लिए इसकी क्या उपयोगिता रही। चलो मान लो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है कि वो तो पूरा का पूरा उनको लिखना पड़ता है, पूरे 5-10 नंबर मिलते हैं, अच्छी बात है। आपके तो वहाँ ना तो इतने बड़े नंबर वाली बात है और ना इसके अंदर आपको इतना पेपर सोल्व करना है, तो फिर ऐसा है आपको ये सब इसलिए करना है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए, और वहाँ आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और वहाँ केवल आपके ये एफ.डी. होगा पेपर में, और ये होगा वहाँ या तो पूछेगा कि इसका सी.एफ. क्या होगा, पूरक फलन, तो खाली आपको इतना सा करना, ये आंसर निकालने। अगर तरीका आ गया, मतलब ये जो पूरा पोर्शन दे रखा ना, सवाल तो पूरा से दे रखा होगा, तो आपको या तो पूरक फलन पूछेगा ये वाला, और या फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी पूछेगा ये वाला, तो आपको इतना तो सोल्व करना ही पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज दिन तक जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं पेपर से, अब आपको बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे या तो पी पूछा है या फिर सी.एफ. पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया इसके अंदर, d² - 4d + 4y = e⁻2x + sin 2x। अब यह कुछ नहीं है, ये आपका एक्सिलरी पोर्शन सहायक समीकरण, जिसमें दो मान आ गए 2 सी.एफ. निकाल लिया, c1 + c2x e⁻2x, पहला वाला पैटर्न। अब खास बात ये पी निकालना, तो इसमें दो अलग अलग पोर्शन हो गए, तो पहले इसका अलग निकल जाएगा और इसका अलग निकल जाएगा, प्लस बीच में लगा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर e⁻2x है, आप ध्यान से देख लें, d की जगह आपको 2 पुट करना है, तो 2 पुट करते ही आपके क्या चक्कर पड़ गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, वो XR/फैक्टोरियल R लगा देंगे, तो ये R तो आपके 2 हो गया, XR/फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे साई 1 आ गया, तो साई तो इसमें एक फलन और ऐसा होता है d का फंक्शन जो 0 नहीं हो रहा होता, ठीक है ना, वो होता है, तो वो है ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं, छोड़ दो। तो ये इसका पोर्शन तो ऐसा हो गया। अब यहाँ करें बात अपन 1/d² - 4d + 4, तो d - 2 होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, आप एक काम करें, इसको एज इट इज़, अब वापस यहाँ sin 2x है, तो अभी मैंने बताया कि ये sin ax वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, ये sin ax, ध्यान देख लेना, d² की जगह आपको -a² पुट करना, तो ये देखो d² की जगह ये -a² पुट किया, -4 -4d + 4। अब ये -1/4 1/d sin 2x। अब यहाँ क्या हुआ, देखो 1/d बचा नीचे, ध्यान देना, 4 से 4 कट गया था इसलिए, तो 1/fd का मतलब क्या होता है, 1 जब d बराबर d sin x तो होता है cos x, तो 1/d क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको ये शुरुआत में बता चुका हूँ, बस ये हमारा काम हो गया। मेरे हिसाब से क्या दिक्कत है इसमें, एग्ज़ाम में या तो सी.एफ. पूछते हैं या पी पूछते हैं, केवल और केवल आपको पैटर्न समझ लेना कि किस किस तरह के फंक्शन के लिए हमें क्या करना है। हाँ, कुछ जगह पर्टिकुलरली कुछ अलग तरह के फंक्शन लिए, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब यहाँ देखिए, d² + a² होल स्क्वायर y = sin ax, यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन m ± आइटा है, ये दोनों बन जाएंगे, तो सी.एफ. तो निकल ही जाएगा। अब सी.एफ. के बाद में अब यहाँ क्या चक्कर पड़ रहा, d² + a² अपन ने पढ़ लिया कि d² की जगह आपको ये -a² पुट करना है ना, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला
साइन एक्स है तो ये माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। जैसे आप यहाँ माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, ये इसकी जगह डी की जगह आपको क्या डी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो आपके जीरो बन गया। अब जीरो बन गया तो उस केस में आप कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये आप देख लीजिए। ये दोनों तो जब जीरो नहीं हो, नॉट जीरो के लिए, लेकिन जब जीरो आ जाए तब हमारे पास दो फॉर्मूले ये हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, दोनों में सेम पोर्शन, यहाँ कोस और साइन है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर ध्यान रखें, आपके ये कौन सा साइन वाला है, तो -1 पावर एन एक्स एन, ये साइन वाला ले लो पहले इसमें, क्योंकि ये पोर्शन दोनों में सेम है, और फिर साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो मैंने यहाँ पर यही तो किया, देखो आप, ये -1 पावर एन एक्स एन 2an और फैक्टोरियल n, ठीक है ना। और ये साइन, ये वाला साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2, तो साइन ए एक्स की जगह साइन एक्स और एन की जगह क्या 2 था, तो ये 2 पाई अपॉन 2 मतलब खाली पाई। तो ये अब क्या बन गया, देखो साइन पाई प्लस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स बन गया, ये आपके पी आई निकल गया। अब आप बताएं इसमें क्या दिक्कत है। टाइम पे फॉर्मूला याद आने वाली बात है, टाइम पे फॉर्मूला अगर याद आ जाता है तो आपको पी आई निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको फलन की पहचान करना है, फंक्शन की सी एफ और पी आई निकालना सीखना है। चाहे आप कहीं से भी करें, लेकिन बस ये चीज़ सीख लें। आपको ध्यान रखना है कि एक क्यू की जगह वो कुछ भी डाल सकता है, सी एफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू की जगह वो फंक्शन बदलता है, तब हम क्या करेंगे ये अपने को ध्यान रखना होगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें, ई पावर एक्स कोस एक्स, ये तो पूरा आपका सहायक समीकरण है जो सी एफ के लिए काम आता, और ये पूरा एफ डी बनता है। और यहाँ दो टर्म में ई पावर एक्स और कोस एक्स, ई पावर एक्स और कोस ए एक्स वाले दो पैटर्न बता चुका हूँ मैं आपको। इससे भी आप पी आई निकाल सकते हैं, निकाल रखा कोस वाला ये कर रखा है सेम, तो पी आई आराम से इससे भी निकल जाएगा, आप इसको भी कर सकते हो। यहाँ देखें, अब इसमें थोड़ा देखो चेंज कर दिया इसने, d-1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वाई, ये सी एफ वाला पोर्शन जो आप जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ई पावर एक्स, ध्यान देना साइन स्क्वायर अगर आ जाता है तो चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इसको 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 में कन्वर्ट कर देना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये टर्म बहुत ज़्यादा काम की है। 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है दोनों को, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके जगह जगह काम आएंगे, बस उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ये यहाँ से सेपरेट किया, 3 टर्म बन जाएगी, और उसके बाद में एज इट इज़ ये आपका पी आई। क्लियर। अब आपके सामने मैंने एक पेपर रखा, देख लीजिए। इस पेपर को ठीक से देखें, अगर ये क्वेश्चन कुछ जाने पहचाने लग रहे हो तो आप बताएं। जाने पहचाने लग रहे हैं? आप एक काम करें, 67 वाला क्वेश्चन देखें आप। अवकल समीकरण डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x का विशिष्ट समाकलन है। केवल क्या पूछा इसने, पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सी एफ इसने पूछा ही नहीं, तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना, 1 अपॉन क्या निकालना था इसके अंदर आपको निकालना है पी आई 1 अपॉन एफ डी क्यू, और ये 1 अपॉन एफ डी आपके क्या इसके अंदर डी स्क्वायर प्लस 1, और ये यहाँ क्या दिया इसने साइन एक्स साइन 2x। अब आपके चक्कर पड़ गया होगा, क्योंकि ये तो अभी आरपीएससी 2022 के अंदर पूछा क्वेश्चन, मालूम है ना। ये पेपर कौन सा है, आरपीएससी 2022 वाला, अभी वाला दिसंबर है ना, जिसको आप बहुत टफ मान रहे थे। अब ये क्या करोगे, साइन एक्स साइन 2x, ये तो अपन ने किया ही नहीं कभी अभी तक। जो मैंने बताया उन फॉर्मूला में साइन एक्स साइन 2x तो कहीं था ही नहीं, अब कैसे करेंगे। अरे भाई, आप इसमें ये जो साइन एक्स साइन 2x है 1/2 करें, और ये 2 से कर लें, फिर ये
2 sin x sin 2x इसमें क्या बनेगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। तो ये क्या बन गया आपके, ये आपके कोस वाला बनेगा, है ना। कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई बन जाएगा। अब 1/2 तो ये आपके बन गया कोस x माइनस वाई, मतलब x माइनस 2x, तो x से बचेगा, साइन कोस माइनस थीटा वही रहेगा, और माइनस कोस 2, तो ये प्लस है, तो ये बन गया 3। बस अब आपके ये जो बन रहा टर्म आप इसको ले लें, पी आई 1/d² प्लस 1, आप 1/2 बाहर ले लें, और ये बन गया कोस x माइनस 1/2, और ये 1/d² प्लस 1, और ये कोस 3x बन जाएगा। अब आपके वही टर्म हो गई 1/2 न कोस, तो या 1 है तो आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, d² इक्वल टू -1। तो अब आप देखना ध्यान से क्या चक्कर पड़ रहा है, 1/d² इक्वल टू -a²। तो यहाँ जैसे आप अगर वो पुट करते हो तो ये आपके पहला टर्म तो 0 बन रहा है, ध्यान देना, ये 1/-1 और +1, तो ये 0 बन गया। और इसलिए जब ये 0 बन रहा है तब इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कुछ याद आ रहा आपको, अभी जो मैंने बताए वो वाला यूज़ करेंगे अपन, ये वाला 1/d² प्लस a² cos ax(n), ये यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह हमारे क्योंकि 0 हो रहा है तो ये हमारे क्या बन जाएगा, -1 पावर n, तो ये -1 पावर n, तो इसके ऊपर पावर आपके 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपके x पावर n ये भी 1 हो जाएगा, नीचे आपके फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 1, और ये 2a और a1 है तो ओनली 2 और a1 पावर 1, ठीक है। और फिर ये जो बन रहा आपके क्या अपने ये था ना, कोस था ना, तो ये कोस के लिए कोस ax, तो ये आपके कोस ax, तो a तो था 1, तो ये x प्लस n π/2, n का मतलब 1 तो ओनली π/2, ये फर्स्ट टर्म के लिए मैंने केवल एक का ही किया है। तो देखिए ये माइनस इसमें आ रहा तो माइनस, और ये 2 इसमें से आ रहा तो 1/4x, और ये कोस π/2 प्लस x किस में जाएगा, माइनस में, तो प्लस ये साइन x बन जाएगा। पहला तो हो गया ये, तो पहले में तो बन रहा ये, और दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -1/2, और यहाँ d² की जगह माइनस का a² लिख दें, तो ये 1/- का a² मतलब माइनस का 9 + 1, और ये कोस, और ax मतलब 3x प्लस, और n π/2 मतलब 3π/2। बस ये इसको सोल्व किया तो 1/4x sin x, ठीक है। और इधर क्या बन गया आपके, 1 में से 9 गया, -8, तो प्लस के 1/16, और ये यहाँ अंदर जो बन रहा आपके क्या बन रहा है, ये वापस कोस ही आएगा, क्या कोस 3x, देख लो इसके अंदर। तो ये आपके आराम से इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, ये आराम से निकाल सकते हो आप, 1/16, है ना। अभी यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये 3x 3π/2 है, तो थोड़ा इससे देख लेना मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो 3π/2 प्लस x, ठीक है ना। तो ये कोस की जगह आपके क्या बनेगा, साइन बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि ये n की जगह क्या आ रहा आपके 3π/2 क्यों बन रहा, हाँ इसके अंदर n की जगह 1 था ना, तो ये आपके π/2, तो आप देख लो कि कोस की जगह ये यहाँ पे क्या था, n की जगह अपने n इसके अंदर 1 ही तो था अपने इसमें। तो इससे कहने का मतलब ये यहाँ पर केवल कोस से सिस्टम कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको सोल्व करना आपको आता है। तो इसमें तो आपके सारे के सारे देख लिए कोस में दे रखे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तरीका मात्र जो था इसके अंदर पैटर्न बताने का था कि अगर ऐसा है, क्योंकि ये ASTC से आपको अगर करें तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आया आपके, वो क्वेश्चन इसके अंदर कहाँ मतलब मुश्किल था, आप देख लीजिए
इसके अंदर ये आपके पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ध्यान देना 1/16 और इसमें cos 3x ही आएगा यहाँ पर, ये इसमें n की वजह से आप कैलकुलेशन देख लेना। बस खाली आपको ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन कहाँ मुश्किल था आप देख लो, नहीं था ना। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेशन, ये आपके इस पैटर्न के क्वेश्चन है, cos 2x sin x cos x sin 3x। देख लीजिए sin 2x cos x, अभी जो आपके क्वेश्चन पूछा है वो इस पैटर्न का पूछा है। अगर आप ये ठीक से देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आपको जो तरीका बताया उस तरीके से करना होगा, ठीक है ना। ये cos x cos 2x वाला क्वेश्चन है ना, और अभी जो आपके इसके अंदर साइन का पूछा था, तो अगर ये ठीक से कर लेते तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन सही हो रहा था। वैसे ये जो पेपर में भी क्वेश्चन कराया, ये मैंने इसका अलग से 10 मिनट का डाल रखा वीडियो, अवकल समीकरण आप उसमें देख सकते हैं, मैंने पूरा सही कर रखा है क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट कि कैसे उसको सही करना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है और आपको इनके आंसर भी चाहिए, तो ये आपके इसके अंदर सबके आंसर दे रखे हैं, आप आराम से इसके आंसर चेक कर सकते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। ये आपके पैटर्न पूरा हुआ। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले में। आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा बन रहा है, मेरा कोशिश ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लें तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अभी मेरे मेन तुरुप के पत्ते खोलना बाकी है। अभी तो मैंने ये बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि सभी के ये समझ में आ जाए आराम से। मेरे अभी मेन पार्ट जो है वो बाकी है, इसलिए आप इसको ठीक से आप देखते जाएं तसल्ली से। अगला पैटर्न जो आता है x पावर n के लिए विशेष समाकल, कौन सा वाला, जो बाइनोमियल वाला, जो मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया था, ये लगभग ये 7th वाला 1/fd x पावर n fd 1 ± 5dn। तो ये आपको बाइनोमियल से करना पड़ेगा 1 + x होल पावर n से। ये इसमें यही कर रखा है, q = अगर आपके xn है तो 1 + x होल पावर n से ये विस्तार कर लेना है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप देखें d³ + 3d² + 2dy = x²। सहायक समीकरण आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसे CF निकल जाएगा। CF के लिए मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट अपन इसके अंदर PI के लिए। यहाँ पर देख लो आप, PI = 1/fd x²। क्या किया, सबको अलग अलग कर लिया। 1/d को तो मैंने अलग पढ़ा रहने दिया, क्यों, ताकि सबसे लास्ट में जो आएगा उसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका कोई काम नहीं। 1 + d, तो 1 + d को मैंने लिखा 1 + d होल पावर -1। अब ये 1 + x पावर n बन गया और इसका विस्तार कर दिया। फिर इसके अंदर देखिए 1 + d/2 -1 कर दिया, 2 कॉमन लेकर के, ठीक है, और ये x²। अब यह दोनों का विस्तार किया। विस्तार करने के बाद आप दोनों को 3 पदों से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्या है कि बार x², आपके ऊपर देखो d आ रहा है, 1 आ रहा है, d आ रहा है, d² आ रहा है। d का 1 का मतलब डायरेक्ट आपको x² से गुणा हो जाएगा। d आ रहा है, सिंगल d गुणा करने के बाद अगर सिंगल d आता है तो एक बार इसका अवकलन, 2 बार आता है मतलब d² आता है तो इसका 2 बार अवकलन, 3 बार आता है तो 3 बार अवकलन। आपको मालूम है कि 3 बार अवकलन करते ही ये 0 हो जाएगा, तो आपको d³ वाला टर्म तो लेना ही नहीं इसके अंदर, आपके 1d और मैक्सिमम d² तक की टर्म चाहिए, तो इसलिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। और देख लीजिए मैंने इसके अंदर लिखा सभी है, लेकिन ये d³ वाले टर्म को मैंने हटा दिया, लास्ट में मैंने इसको केवल d और d² तक की टर्म रखी, और उसके बाद में आप x² अंदर भेज दें, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये d, इसका अवकलन कर लो 2x और इसका 2 बार अवकलन कर लो, बस ये आ गया। अब इसका आपको इसमें 1/d से इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। मेन जो पैटर्न है वो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पावर कितनी है। और मैं एक बार बता दूँ आपको कि ये जो टर्म है बाइनोमियल का क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि आज दिन तक इसका पूछा नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर पूछ ले, तो इसका तरीका ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ आपकी बिल्कुल सिंपल टर्म आएगी, आपको खाली बाइनोमियल यूज़ करना आना चाहिए बस खाली, इसलिए मैंने ये पैटर्न आपको बताया है। अब इसके अंदर अगर आप बाइनोमियल की प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो ये मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन कर लें आप। CF इससे और PI इससे निकालना है, ये Q है आपके, और इनके आंसर आपके ये दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है।
मेरे हिसाब से हर पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए ये पर्याप्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इनको आप बार बार ठीक से कर लें, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे लगभग इन्हीं पैटर्न से चले वो, ये अगर ठीक से किए तो आपके वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पूरा कोर्स कराऊंगा और हर बुक से, यानी एक बुक लगभग मैं 1 या 2 वीडियो में पूरी करूंगा, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े, आप एक साथ उस चीज़ को ठीक से कर सकें। क्योंकि इसके बाद में आपके दूसरी जो अलग अलग बुक्स है सारी, मैं सारी बुक्स एक साथ करवा दूंगा, ताकि 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा और आपको पूरा एक साथ कंप्लीट मैटर मिल जाएगा। क्योंकि ये कर लेते हो अगर आप, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो ये कर लें। अब अपन अगला जो पैटर्न लेते हैं इसके अंदर, वो इससे थोड़ा अलग है। ये देखिए आपके सामने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लीनियर, और इसका दूसरा नाम क्या है, कोची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम समघात रैखिक अवकल समीकरण भी कहते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल, इस पैटर्न को मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैटर्न आज दिन तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही में इसने नहीं छोड़ा है, हर एक के अंदर क्वेश्चन पूछा है। और आपको बता दूंगा कि अभी वाले आपका जो पेपर है, ये वाला 2022 वाला, इस पेपर के अंदर जो आपके ये क्वेश्चन कैसा पूछा है आप देखना, बताता हूँ मैं अभी आपको, लेकिन पहले अपन इसको कर लेते हैं। सबसे खास बात इसके अंदर ध्यान देना है, अगर d पावर n है तो यहाँ x पावर n होगा, d पावर n-1 है तो यहाँ x पावर n-1 होगा, d पावर n-2 है तो यहाँ x पावर n-2 होगा। ये इसकी पहचान कैसे, जैसे x dy/dx तो x स्क्वायर d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, एक्स क्यूब डी क्यूब y/dx क्यूब, ये पैटर्न आपको पकड़ लेना है। dy मतलब एक बार है तो साथ में एक x बनेगा, 2 बार है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 3 बार है तो एक्स क्यूब बनेगा। ये आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे आपको ये पैटर्न, और ये पैटर्न का क्वेश्चन तो आपको हर पेपर मिलेगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। और ये मैं पहले, ये क्या है, ये पहले वाले नोट से ही हैं, ध्यान देना, मैंने इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी है, ठीक है। और ये मैं यूं का यूं करा चुका हूँ आपको, ये वही चीज़ें हैं जो मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, और इससे क्वेश्चन पूछा है। और आपने बहुत सारों ने सही किए, लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत भी किए, उनको समझ में भी नहीं आया। मैं बताता हूँ भी आपको, जब ये पैटर्न आए तो ध्यान रखना, x dy/dx को आप क्या लिखेंगे, dy, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, ये जो है तो इसको लिखेंगे आप d इंटू d-1y, 3 बार है तो d इंटू d-1 d-2y लिखेंगे। 3 बार से चौथी बार तक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल 3 से काम चल जाएगा। आपके एग्जाम में बेचारे ने केवल ये 1 बार वाला ही पूछा है, अब आप बताओ क्या करें, और एक जगह इसने 2 बार वाला ही पूछा है, ठीक है। तो ऐसे जब आए तब आपको डायरेक्ट याद रखना कि z बराबर log x लेना है और x बराबर e पावर z, ये याद रखना। इसी से आपके x e पावर z आ जाएगा, यानी फंक्शन को हमने अब x की जगह हमने z में कन्वर्ट कर दिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी ही होगी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, ठीक है। अब मैं ये, जैसे चलो एक काम करते हैं, अपन इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पांचों में देखो स्क्वायर स्क्वायर 1 1 4y स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, मतलब डी स्क्वायर है तो साथ में एक्स स्क्वायर बनेगा। सेम पैटर्न देख लो आप, यहाँ एक्स डी/dx एक्स डी/dx एक्स डी/dx सब में वही दे रखा है, और ये एज इट इज़ इधर की टर्म पी आई के लिए बदल रही है। तो कुछ नहीं है, देख करके डरने की जरूरत नहीं। अभी ये आपको कहे कि लोग वाला तो पड़ा ही नहीं, अरे भाई ये लोग में रहेगा ही नहीं, आप देखना ये ई पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने जेड इक्वल टू log x मान रखा है, अभी भी अपन ने देखा है, तो यहाँ तो जेड बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं भी बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर ठीक से आप समझ लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ को और ज़्यादा नहीं करें, इन्हीं को बार बार करें, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर पेपर में जो ये क्वेश्चन पूछा है वो इसका कौन सा है। ये देखिए 87 वाला, ये वही पेपर है आपका, ध्यान रखना।
अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देख लीजिए आप सबके साथ में एक्स स्क्वायर एक्स और फिर ये एक्स स्क्वायर log एक्स, और इसमें क्या पूछा, इसने पूरक फलन पूछा केवल। ओ लीजिए ये क्वेश्चन आप मैच कर लें इससे, पांचों वाले क्वेश्चन से। देख लो ये पूछ ले जो मैं पहले करा चुका हूँ, मेरे पुराने वाले वीडियो में देख लेना आप, ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा रखा है, दिख रहा है आपको। ये जो नोट्स हैं अभी वाले नहीं है, ये नोट्स पहले वाले ही हैं जो मैं एक बार कोर्स करा चुका हूँ। और ये देख लीजिए आपके हूबहू क्वेश्चन ये वही पूछा है, ये देख लीजिए ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर इनको करना कैसे है जो आप देख लें, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, छोड़ा नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना हर बार इसका क्वेश्चन पूछा इसने। सबसे पहली बात तो क्योंकि इसको अपन ने उसके अंदर बदल दिया, ध्यान रखना z इक्वल टू log x, तो ये x इक्वल टू ई पावर z बन जाएगा, ध्यान देना। तो उस केस में अपने को वही बनेगा सेम जो तरीका बता दिया मैंने। तो ये m को m1 m2 अलग अलग हो तो c1 ई पावर m1 z, c2 ई पावर m2 z, ये cf निकालने का तरीका बन जाएगा। और सेम वही तरीका जब मूल समान हो तो c1 प्लस c2 z, फिर ई पावर m1 x, c3 ई पावर m2 z, ये अगर समान है तो ऐसे बन जाएंगे। और लास्ट में आपको z की जगह वापस आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाली। तो देखो आप z की जगह, देखो ये z था तो ये log x रख दिया। अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी और वाई टू एक्स स्क्वायर, सेम वही पैटर्न है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, d इंटू डी माइनस वन, और इसको केवल d लिखेंगे और ये y बार आ जाएगा। बस इसको सोल्व किया, ये कब लिखेंगे, जब z इक्वल टू log x और x इक्वल टू ई पावर z मान लेंगे। बस अब हमारे पास इसको सोल्व किया तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, और ये जो एक्स स्क्वायर था वो क्या बन गया, ई पावर 2z। अब आप देख लो कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले वाला बन गया। ये आपके सहायक समीकरण m के दो मान आ गए, तो ये क्या लिखा, सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू जेड और ई पावर 2z। तो सी एफ इक्वल टू ये c1 और z की जगह वापस c2 log x लिख दिया, और ये ई पावर z क्या होगा x, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। ये तो आ गया आपके सी एफ। अब बात करते हैं अपन पी आई के लिए हमारे पास ये टर्म है q, इस q से पी आई निकलेगा। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, ये तो आप जानते हैं पहले, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इसके अंदर अगर जेड भी आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये दूसरे क्वेश्चन का ले लिया है, ये आपके पी आई इस क्वेश्चन का 2 ई पावर 2z। अब आप देख लो कि इसके अंदर अगर 2 पुट करते हो तो नीचे वाला 0 हो रहा, देख लो, और 0 हो रहा तो अपने वो एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई पावर एल्फा जेड और सही ए, ये वाला पैटर्न लगा दिया। बस डायरेक्ट डी की जगह 2 रखने से 0 हो रहा था, तो बस ये आ गया, देख लो आप। तो जेड स्क्वायर ई पावर 2z बन गया। अब जेड की जगह log x पुट करना और ई पावर जेड की जगह x, तो एक्स स्क्वायर यानी कि x log x का होल स्क्वायर, ये आपके पी आई आ गया। तो ये आपके y इक्वल टू क्या हो गया, सी ए प्लस पी आई। अब आप देखो ये कौन सा मुश्किल है, अगर पैटर्न एग्जाम में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जो करें उसको बार बार करें, बार बार समझें, आप ज़्यादा नहीं करें। मैंने इसमें जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक एक पैटर्न का कराए, आप उनको फिर से करें, फिर उन क्वेश्चन को आप अलग अलग मिक्स करके न फिर आप पता लगाएं कि आपसे होते कि नहीं होते। आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है ना, आपको ज़्यादा करना ही नहीं है। आप देख लो क्वेश्चन में से पूछ लिया गया है, ये आपका वही क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी आपके आरपीएससी में पूछा है, सेम वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न देख लीजिए वही। तो आप इसकी जगह तो डी माइनस वन और इसकी जगह डी लिख दिया, -3 ई पावर 2z, जेड बन जाएगा क्योंकि जेड इक्वल टू log x और ये लेना है। इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा और ये डी माइनस वन ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जब भी ये है तो इसकी जगह डी माइनस वन लिखना, ठीक है, इसकी जगह डी लिख देना, वही तो बार हो जाएगा। बस उसके बाद देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर यानी ई पावर 2z और log x को क्या लिखा, जेड। सहायक समीकरण निकाला तो ये c1 ई पावर 3z ई पावर -z, c1 एक्स क्यूब प्लस c2 एक्स माइनस 1, ये तो आ गया आपके CF। अब आपके इसका PI निकालना, तो क्या दिक्कत है, हम निकाल सकते हैं PI। जो तरीका मैंने बताया अभी वही तरीका बैठेगा, यह देख लीजिए।
ये जेड ई पावर टू जेड। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, ये वाला कौन सा पैटर्न है, ये आपके ई पावर एक्स वी वाला, जिसमें अपन डी की जगह डी प्लस ए लिख देते हैं और फिर इसको ई को इसको इधर ले आते हैं। कौन सा वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देख लीजिए, ये 8वां वाला मैंने बताया अभी, है ना, सेम यही है। और ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ये इसमें डी की जगह डी प्लस टू रख दिया और ये ई पावर टू एक्स बार ले लिया, तो अब इसके अंदर डी स्क्वायर टू डी माइनस थ्री बन गया और ये हो गया जेड। अब ये कौन सा होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, बहुपद। तो ये बहुपद के लिए एक बार ही है, तो आपके तो इसको कॉमन लेकर के नहीं, आप इसमें एक बार में सेट कर लें, खाली कुछ भी नहीं करना एक, क्योंकि देखो एक बार ही करना हो कल। अब यूनिक है तो बहुत बड़ा हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर याद रख लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूलेज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें करेंगे क्या, दो पद आ गए तो कैसे करोगे, तो ये वाला पैटर्न याद रखें आप। बस ये आ गया, इसका जेड से गुणा हो जाएगा और ये एक बार अवकलन और इसमें तो जीरो हो जाएगा, बस दो बार में काम चल गया। देख लो आप, जेड और 2.3, तो जेड की ये ई पावर टू जेड तो आपकी क्या बन गया एक्स स्क्वायर, जेड हो गया log x, ये एज इट इज़, ये आपके कंप्लीट। और आपके पेपर में इसने पूरक फलन है तो पूछा है ना, इसके अंदर पूछा क्या था, सी एफ पूछा था शायद, क्या पूछा, देख लो, सारे के सारे ये पूरक फलन पूछा है, मतलब सी एफ पूछा है। लो, इसमें ये तो पूरा करना ही नहीं था आपको, तो केवल सी एफ पूछा था, ये वाला केवल सी एफ पूछा, ये केवल यही लिखना था। फर्क क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा चीज, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर log x, ये देख लीजिए, ये वाला माइनस थ्री बाई एक्स स्क्वायर log x। तो ये इसका जो आंसर है आपके सी एफ क्या, C1 एक्स क्यूब प्लस C2 और एक्स इनवर्स, ये आपके आंसर आप देख लो, तीसरा वाला। अब आप देख लो कि तरीका अगर आ गया है तो आपको कितना काम करना था, देख लो आप, ये आपका क्वेश्चन था और आपको इतना सा काम करना था खाली ये, पर ये तरीका याद आना चाहिए था, ये याद नहीं आया, इसलिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था, आपको टफ लग रहा था। अब आप बताएं कि क्या ये क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होंगे। अब आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को करें, आपका ये पैटर्न बिल्कुल सही हो जाएगा। अवकल समीकरण का जो एक अगला पार्ट है, और इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इस पार्ट को वो कभी नहीं छोड़ता है। ये कौन सा है, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हमें इसके जब क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं तो हम उनको देखते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लिकेट लगते हैं, लेकिन अभी तक जो तरीका मैंने बताया आपको, क्वेश्चंस जब भी आए थे मैंने उनके बारे में बात की, ठीक उसी तरीके से ये भी काफ़ी इजी होते हैं। देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके अंदर पी क्यू और आर क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, जो भी है एक्स के फंक्शन हो गए। फिर ये कह रहा, इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान इसमें रखना है y इक्वल टू यू, पूरक फलन का एक समाकल है। ध्यान रखना हमारे लिए u जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, और उस, ठीक है ना। और ये क्या है कि अगर इसके अंदर r इक्वल टू ज़ीरो होगा, इधर अगर ज़ीरो है तो आप ध्यान रखें तभी एक का एक हल y इक्वल टू यू माना जाए। अगर मतलब r ज़ीरो आ जाता है तो y इक्वल टू यू जो है यही आपका इसका हल होगा। लेकिन अगर r ज़ीरो नहीं है तब हम क्या करते हैं, सबसे खास बात, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें जो याद रखने की है, जनरल चीज़ें बिल्कुल, और इसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा कि ये p किस पोजीशन पर है, q किस पोजीशन पर है और r किस पर है। ध्यान देना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहेगा, ये हमें याद रखना होगा। अब हम इसके कुछ ज़रूरी पार्ट्स लेते हैं। इसको हम जब y इक्वल टू यू मान लिया जाए तो उस कंडीशन में ये डी यू बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पूरा याद नहीं रखना है, इसका एक पार्ट याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे।
दिस इज y इक्वल टू यू पूरक फलन का एक भाग है, और जब r इक्वल टू 0 है तो देखिए ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई 0, और उस कंडीशन में ये डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू 0 हो जाएगा। अब जैसे ये कंडीशन बनती है, हम मान लेते हैं इसका पूर्ण जो हल है वो y इक्वल टू यू वी मान लेते हैं, जहाँ v आपके x का फलन है। ध्यान देना, हम u पहले से ही पता कर चुके हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमें u पहले से ही पता होगा, यानी जब क्वेश्चन आए तो पूरक फलन का एक भाग हमें पहले ही पता कर लेना होगा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले ही पता कर लेना होगा, पहले ही पता कर लेना होगा। कैसे कर लेना होगा? बहुत इजी तरीका। कैसे? देखिए, P, Q और R, ठीक है। इस P और Q, R का भी काम नहीं है, P और Q की बेस पे अपन U फाइंड कर लेते हैं। कैसे? केवल क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन इसके पहले क्योंकि हमने y इक्वल टू यू वी मान लिया है पूर्ण हल, तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन है वो u से हट करके, मतलब डिफरेंशियल में ऑपरेटर के रूप में और v में कन्वर्ट हो जाएगा। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर p प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन यू। अब आप देख लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में आगे जो अपन बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, इसको डी पी बाई डी एक्स प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स स्मॉल, ध्यान रखना ये स्मॉल p कर दिया है, और स्मॉल p किसके? डी वी बाई डी एक्स के इक्वल है, और डी पी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर के। हमें इस चीज़ को याद रखना होगा। ये जैसे अगर हमें याद रहती है तो हम इसके अंदर, क्योंकि u पहले से पता है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इससे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये तुरंत उसी समय हमारे लीनियर या किसी सामान्य इक्वेशन के रूप में बदल जाएगी। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन आप तो क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है खास तौर से, तो आपको डिटेल तो करना है नहीं, आपको इस पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो इसके अंदर केवल वो u पूछेगा या फिर v पूछेगा। तो u का तरीका मैंने बता दिया है कि अब हमारे कि इसमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। सबसे पहला जो है पूरक फलन समाकलन का एक भाग u है और पूर्ण हल u ही है। तो अब u मैं बात कर रहा था कि u का डायरेक्ट पता कैसे लगाते हैं। जी हाँ, पूरक फलन ज्ञात करने के नियम। मानक रूप में जब ये इक्वेशन होता है उस कंडीशन में हम u कैसे फाइंड करते हैं। u हमें निकालना था क्या? u, ध्यान देना, जिसको अपन ने लिया ना y इक्वल टू यू, और उसके बाद में दूसरी जो स्टेप ली थी y इक्वल टू यू वी। हम पहले u पता कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारे पास पहली कंडीशन जो बनती है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, दूसरी बनती है 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, और तीसरी बनती है 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अगर हमारे ये कंडीशन बनती है तब हमारे u जो होगा वो e पावर x हो जाएगा। अगर हमारे 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 बन रहा है तो y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स बन जाएगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो y इक्वल टू ई पावर एम एक्स बन जाएगा। वैसे इसके अंदर दो कंडीशन और है, ध्यान रखना। इसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड से आपका काम चल जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ कर, आपको सबसे पहले तुरंत जब भी जो एलडी ऑफ सेकेंड ऑर्डर आते हैं तो इसके लिए आपको तुरंत u पता करना। जैसे ही आपको इस प्रकार का फंक्शन दिखे और आप देख लेना कि p और q जो x के फंक्शन है, तो फटाक से आपको u का पता लगाना। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, आगे बता दूंगा कि कैसे निकालने हैं। आपको तुरंत सबसे पहले 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 निकालना। फिर अगर ये शर्त लागू हो रही है तो ई पावर एक्स हो जाएगा u। अगर ये वाली शर्त लागू हो रही है तो आपका u जो हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स। अगर ये आपके इन दोनों से काम चल जाएगा। अब मैं तीसरी वाली को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर भी हमें याद रखनी पड़ेगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हम सबसे पहले इन दो की पहचान करेंगे। फिर चौथे नंबर का जो आता है वो है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ध्यान रखना, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ
इन तीन की अपने को क्रम से पहले से पहचान कर लेनी है। अगर p प्लस क्यू एक्स 0 आ रहा है तो आपके y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, मतलब u आपके क्या बन जाएगा, x। ध्यान देना। फिर ये पांचवी और छठी कंडीशन, और अगर ये शर्त लागू होती है तो आपके ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स पावर m बनेगा छठी शर्त के लिए और पांचवी के लिए। ध्यान रखना, ये वाला भी अपने को ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं है। ध्यान देना, जैसे ही हमारे वो तीन शर्तें पूरी होती है और ये फिर ये चौथी है, ये तीन शर्तों के बाद में आपको इसकी पहचान कर लेनी है, तो इससे आपके यू आ जाएगा। ये आपके यू निकालने का तरीका है, समाकलन का एक भाग। अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेंगे। इसके क्वेश्चन का पैटर्न देख लो आप। सबसे पहले ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ध्यान देना, ये आपके पी हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, क्यू हो गया एक्स और ये आर हो गया। फिर ये देख लो आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ध्यान देना, तो उस केस में आपको पहले इसका गुणांक एक बनाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर से इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये पी और क्यू और आर बनेगा। ऐसे ही इसके अंदर भी सभी के अंदर यही काम करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, आपके जो इसका गुणांक एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पी और ये क्यू हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। 5, 6, 7 और 8 ये भी सारे के सारे उसी पैटर्न पे। ध्यान देना, इनमें गुणांक x प्लस 2x, तो पहले आपको इसको डिवाइड में भेजना पड़ेगा। इनका डबल जो है डिफरेंशिएशन, इसका गुणांक आपको 1 बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, तभी आपका इसका सॉल्यूशन बनेगा। आपको इसके अंदर या तो u पूछेगा या फिर v पूछेगा, दोनों में से कोई भी एक। आपको पूरा सोल्व वहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके 8 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको इन एक क्वेश्चन इसके अंदर बता देता हूँ हम कैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देख लें ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि ये P और ये Q और ये R बन गया है। गुणांक पहले से इसका एक है, तो मैंने आपसे बताया कि हमें 3 शर्तें अप्लाई करनी है। 3 शर्तें कौन कौन सी? पहली शर्त बताई मैंने 1 प्लस P प्लस Q इक्वल टू 0। दूसरी शर्त 1 माइनस P प्लस Q इक्वल टू 0, और ये पहली थी, ये दूसरी थी। फिर मैंने कहा कि आप तुरंत चौथी को चेक करना, कौन सी वाली, P प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अगर ये शर्त संतुष्ट हो रही है इसके अंदर, तो उस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ तो यहाँ तो मैंने कर दिया पहले, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पता कैसे करेंगे आप? तो पहले ये पता करेंगे। अगर ये वाली है तो आपके y इक्वल टू यू, मतलब u इक्वल टू क्या बन गया इसके अंदर, e पावर x। और अगर माइनस में है तो y इक्वल टू यू, मतलब u इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। अगर ये शर्त लागू हो रही है तो आपके y इक्वल टू एक्स, मतलब u बराबर x हो जाएगा। आपके ये 3 चीज़ों से आपका काम चल जाएगा, आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ देखें, इसके अंदर जो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाया है, मैंने ऐसे इसको चेक कर लिया है। आप देख लें, मैंने सबसे पहले इसमें p प्लस क्यू एक्स से करके देख लिया, तो उन तीनों में से एक शर्त लागू हो रही है, आप देख लो 0 आ गया। और इसका मतलब, क्योंकि अपन ने पहले चेक कर लिया था कि पी एक्स स्क्वायर है माइनस का क्यू एक्स है आर एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर y इक्वल टू हमारे पास में x आ चुका है, u इक्वल टू एक्स, जो कि समाकलन का पूरे फलन का एक भाग हो जाएगा। अब हमने वही बात की थी कि डी पी बाई डी एक्स प्लस पी प्लस 2 पर यू डी यू बाई डी एक्स डी पी, यहाँ केवल ओनली पी रहेगा, है ना, ये मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया है। केवल आपको ये पी ही रखना है ताकि आपके ये आर पोनी बन जाए। अब इसके अंदर P आपके पास पहले से गिवन है, ठीक है। U आपने निकाल लिया है, U है तो डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। देखिए इसकी जगह P की जगह वेरी पुट करी, ये रखा, और इधर ही आपके ये 1 हो जाएगा। अब इसको आप आराम से रेखीय समाकलन की विधि से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसको पूरा कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको ये पूरा का पूरा इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें डी पी पॉन डी एक्स प्लस ये दे रखा है पूरा,
ठीक है, अपन निकाल लिया, ऐसे आई एफ निकाला तो ये आपके ई पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 log x आ जाएगा। हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो क्या है y इक्वल टू यू वी, तो y इक्वल टू यू तो x आ गया, v निकालना तो v हमारे इससे आ जाएगा। इसको आगे बढ़ा दो आप, ये आ गया। अब सॉल्यूशन क्या है, p आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स, इससे अपन सॉल्व करके और डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं और इससे हमारे v निकल जाएगा। अब इस मतलब ये पूरा मैंने इसको ये ध्यान रखना, पूरा वहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आ जाता है इंटीग्रेशन, तो अपन कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती, अगर पूछ भी जाएगी तो वो डायरेक्ट यहाँ पर वो पूछ लेगा इसके अंदर कि ये जो है इसका मतलब सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में ही रखेगा, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में आपके केवल और केवल वो यू पूछेगा, पूरक फलन का एक भाग, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, जैसे आप देख लें, ये वाला मैंने एक और कर दिया, यहाँ पे देख लो प्रैक्टिस के लिए। तो ये सेम वही है। अब यहाँ इसका गुणांक एक्स स्क्वायर है, 1 नहीं है, तो पहले इसमें इससे डिवाइड करके 1 बना दिया। ये आपके पी हो गया माइनस के रूप में, और ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। हमने पी प्लस क्यू एक से करके देख लिया, पहले वो दोनों करके देख लो आप, 1 प्लस पी प्लस क्यू वाली और 1 माइनस पी प्लस क्यू वाली। फिर तीसरे नंबर पे आप ये देख लें, बस इससे ये आ गया और इससे हमारे u इक्वल टू एक्स ये का एक भाग हो जाएगा। उसके बाद अपने वही तरीका यूज़ करना है ताकि हमारे ये सवाल कंप्लीट हो जाए। यानी ये जो आपके पूरे एलडी दे रखे हैं, ये कर रखा वैसे हमने पूरा, ये देख लीजिए, इसके अंदर पुट कर दिया, पी हमारे पास में है और यू डी यू बाई डी एक्स पुट करा। उसके बाद में इसको सोल्व किया, आगे कहीं दिक्कत नहीं है, डी यू बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। और इसको सोल्व करो तो देखो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 पी इक्वल टू 1, ये लीनियर बन गया। बस लीनियर करते ही आपके ये वी भी आ जाएगा, क्योंकि ये तरीके आप जानते हैं, इसलिए मैंने इसको, ये आपका फॉर्मूला है वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी यूज़ करते अपन रैखिक के लिए, तो ये आपके पूरा बन जाएगा। तो इससे v भी आ गया। अब v और u दोनों मिला करके आप मल्टीप्लाई में करते हैं, आंसर आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन जो होता है y इक्वल टू यू वी। तो ये u तो आपके हो गया x और v आ गया आपके ये दोनों का सॉल्यूशन। वहाँ अपने को केवल एक ही पूछेगा, जो बीएससी के स्टूडेंट से उनके लिए ये पूरा करना है। आपको तो केवल या तो यू पूछ लेगा, और जनरली मोस्टली आपको यू ही पूछा जाता है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे इसके ये और एक क्वेश्चन और कर रखा, देखिए ये भी पी प्लस क्यू एक्स वाला ही है, तो इसको भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। तो इससे वाई इक्वल टू एक्स इसका सी एफ का एक भाग आ जाएगा। हमें सी एफ निकालना आ जाना चाहिए। ये जो पूरा पैटर्न मैं करवा रहा हूँ, इसके पीछे बस ये एक ही रीज़न है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए 1 प्लस पी प्लस क्यू कंडीशन अप्लाई की, लेकिन ये इसके अंदर लागू हो गई है, तो ये u इक्वल टू ई पावर एक्स आ गया। पहले p प्लस क्यू एक्स जो इजी पड़ती, बहुत सरल, सबसे पहले मैंने इसको चेक कर लिया, लेकिन इधर ये अप्लाई हो ही नहीं रही, तो ये काम नहीं आएगा। तो देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू से ये आ गया, तो ये हमारा u इक्वल टू ई पावर एक्स आ गया। बस आगे वही तरीका सेम आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, एक्स प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई पावर एक्स। देखिए सेकेंड ऑर्डर का है, तो मैंने आपसे बात की थी कि आप पहले इसका गुणांक जो है 1 कर दीजिए, इससे इस पूरे को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते आपके ये p बन गया, q बन गया और ये r बन गया। तो p और q अलग से लिख लिए, और ध्यान से देखा क्योंकि थोड़े अलग लग रहे, तो हमने वो तीनों स्टेप चेक कर लेने के बाद में अब यहाँ पर क्या है कि इन तीनों में से ही नहीं बैठ रहा है। जब ये तीनों नहीं बैठती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये लगानी है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ये एम स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 पॉन एक्स प्लस 2m प्लस 2 पॉन ये, तो इसको सोल्व करके आप अगर ध्यान से देखें तो गुणनखंड बन रहे हैं, ये m माइनस 2 पूरा इसके अंदर बाहर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये m माइनस 2 पॉन एक्स प्लस 2 पूरा पूरा बाहर आ रहा है। तो आप देखो कि अलग अलग इससे आपके m की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू 2 आ गई, तो हमने ये बात पहले ही कर रखी है कि जब कभी ये शर्त लागू होती है तो आपके जो क्या होता है e पावर mx, और यहाँ m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, तो ये आपके u इक्वल टू ई पावर 2x एक
पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा। अब इस चीज़ को इस क्वेश्चन को ये मैं पहले ही करा चुका हूँ और मैंने कहा कि आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। ये आपके इस पेपर को देख लीजिए, ये आपके सेकंड ग्रेड का ही पेपर है और इसके अंदर इसने क्वेश्चन जो पूछा है 93 वाला देख लीजिए। अवकल समीकरण x+2 d²y/dx² -2x+5 dy/dx+2y x+1 e⁻x के लिए एक पूरक फलन है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, आप इसमें भले मैच कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और इसके अंदर पूरक फलन का एक भाग क्या आया था, u = e⁻2x, तो ये आपके y = e⁻2x, ये इसका आंसर आ रहा है। मैंने कहा आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो तो ऐसे ही आपके सिंपल पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता, हम उसकी थ्योरी को ठीक से स्टडी नहीं करते हैं और इस वजह से हमें वो थोड़ा टफ लगता है। बाकी कोई मुश्किल इसके अंदर होता नहीं है। ये आपके अवकल समीकरण का मैंने एक लगभग 1 से 1.5 घंटे का पूरा वीडियो है। आप अगर इसको ठीक से देख लेते हैं, जिसने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है, वो अवकल समीकरण के चाहे कोई से भी क्वेश्चन आए आप इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। मैंने मतलब 99% संपूर्ण अवकल समीकरण का पोर्शन इसके अंदर कंप्लीट कर दिया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल का, इस CMPC चैनल का कोई ऐप नहीं है और सब कुछ बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क की क्लासें लग रही है। मैंने पहले भी सारा कोर्स करवा दिया है, मैंने फिर से नए सिरे से शुरू किया है और आपको बड़ी क्लासें लगातार मिलेगी। आप वीडियो को देखें, फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन फिर से मिलते हैं। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।